दिव्यांजलि वर्मा, अयोध्या उत्तर प्रदेश से। और मैं पहले बता दूं कि आओ करें चर्चा कार्यक्रम में आज हमारे अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे जी उपस्थित हैं। और जो सर हैं, प्रोफेसर सर हैं, ये मूलतः इतिहास के प्रोफेसर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम सर। और मैं सर के बारे में एक बात और बता दूं कि सर जो है इतिहास के प्रोफेसर होने के साथ साथ बहुत अच्छे कवि, लेखक और गायक भी हैं। और आज जो है हम अपने कार्यक्रम में सर के साथ जो है कुछ इतिहास पर चर्चा करेंगे, मतलब इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। और हम जानेंगे कि आज के समय में इतिहास समाज में, मतलब इतिहास की समाज में क्या भूमिका है और कितना ये जरूरी और कितना महत्वपूर्ण है। और हम ये भी जानेंगे कि एक व्यक्ति के लिए इतिहास को जानना कितना जरूरी है और इतिहास जो है हमारे व्यक्तिगत जीवन में, या कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में इतिहास कितना जरूरी है। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे एक बहुत बार बहुत फिर से। धन्यवाद। जी 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 तो जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी पहले कि इतिहास क्या है और इसकी विषय वस्तु क्या है। जी 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 जी। देखिए, मैं प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे मंडला मध्य प्रदेश से हूँ। मूलतः मैं इतिहास का प्रोफेसर हूँ और 36 वर्ष इतिहास का प्रोफेसर रहा मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में। और अब 5 वर्ष से मैं प्राचार्य के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। कवि लेखक वाला मेरा एक वो रूप अलग है। आज मैं यहाँ इतिहास के प्रोफेसर के रूप में हूँ। आप कह सकते हैं इतिहास के विद्यार्थी के रूप में हूँ। अब इतिहासकार क्या कहूँ, क्योंकि हर व्यक्ति विद्यार्थी ही होता है, जीवन भर सीखता है। मैं भी सीख ही रहा हूँ। इतिहास अपने देश को समझने में हमारी मदद करता है। हमारा देश, हमारा समाज, धर्म, संस्कृति, हमारी जो धरोहर है, विरासत है, उसको समझने में मदद करता है। और बिना इतिहास को पढ़े कोई भी व्यक्ति अपने देश को नहीं समझ सकता है, राष्ट्रीयता को नहीं समझ सकता है, धर्म को नहीं समझ सकता है, अपने राष्ट्र के, देश के सामाजिक धरातल को नहीं समझ सकता है। वो अपने देश के अतीत को नहीं समझ सकता है, गौरव को नहीं समझ सकता है, विरासत को नहीं समझ सकता है, सांस्कृतिक चेतना को नहीं समझ सकता है। और जब वो इन सब चीजों को नहीं समझ पाएगा तो कैसे फिर वो अपने देश के प्रति समर्पित रह सकेगा, कैसे संस्कृति और धर्म के प्रति समर्पित रह सकेगा, कैसे समाज के हित में वो कुछ कार्य कर सकेगा और कैसे उसमें राष्ट्रीय मूल्य होंगे। तो इतिहास को जानना, समझना, इतिहास का अध्ययन करना हर व्यक्ति को बहुत आवश्यक होता है। मैं तो ये कहूं कि भले ही कोई व्यक्ति विज्ञान का विद्यार्थी रहा हो, वाणिज्य का विद्यार्थी रहा हो, तो भी अपने देश का इतिहास पढ़ना उसके लिए आवश्यक होता है। देश का अतीत समझना, सांस्कृतिक धरोहर को समझना, विरासत को समझना, जो कुछ अतीत में हमारे देश में घटित हुआ है, जो घटनाएं घटित हुई हैं और जो कुछ हमने सम विषम परिस्थितियों को भोगा है, जिस चक्र कुचक्र और अनुकूल और समानुकूल परिस्थितियों से निकल करके हम यहाँ आए हैं। हम अगर परतंत्र रहे तो क्यों परतंत्र रहे, आजाद हुए तो कैसे हमें संघर्ष करना पड़ा, कैसे त्याग करना पड़ा, कैसे शहादत हुई, कैसे कुर्बानियां हुई और कैसे किन किन ने हमें लूटा और किस तरह से हमने संघर्ष करके, त्याग करके अपने को फिर से आजादी की स्थिति में लाने में सफलता प्राप्त की। तो जब तक हम ये सब नहीं समझेंगे, कैसे हम आजादी को संभाल करके रखेंगे, कैसे संस्कृति की हम सुरक्षा कर पाएंगे, कैसे धर्म को संभाल करके हम रख पाएंगे और कैसे अतीत की गलतियों से बच पाएंगे। अगर हमें ये मालूम ही नहीं है कि अतीत में हमारे पूर्वजों ने क्या गलतियां की हैं, तो कैसे हम फिर उन गलतियों से बचेंगे, फिर हम उन्हें दोहराने लगेंगे, फिर हमारा नुकसान होगा, फिर हमारी क्षति होगी। तो इतिहास को जानना, समझना, उसका अध्ययन करना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाता है। भले वो पाठ्यक्रम में न पढ़ा हो, लेकिन इतिहास को जानना समझना बहुत आवश्यक होता है। इससे एक जागृति होती है हर व्यक्ति में, नागरिक जागृति होती है, राष्ट्रीयता की जागृति होती है, सामाजिक जागृति होती है, धार्मिक जागृति होती है, एक उसके पास चेतना होती है।
संस्कृति के प्रति लगाव होता है और संस्कृति की सुरक्षा का उसके भीतर एक जज्बा भी होता है। और ये सारी बातें जब होंगी तभी कोई व्यक्ति, तभी कोई नागरिक एक जिम्मेदार नागरिक बनता है और उससे समाज और धर्म को बहुत कुछ मिलता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से जो है आपने बताया सर, और बहुत सही कहा। ज्यादातर देखिए हम लोग देखते हैं कि इतिहास को लोग उतना महत्व नहीं देते, और जैसे इतिहास का नाम आता है कहते हैं अरे ये तो बहुत बोरिंग है। पर मैं ऐसा नहीं मानती। अगर किसी इंसान को अपना मतलब अपना मूल जो होता है अपना बनाए रखना है कि वो कहाँ से, किस संस्कृति से, किस धर्म से, कहाँ से बिलोंग करता है, तो उसे इतिहास जानना बेहद जरूरी है। नहीं तो फिर वही होता है, धीरे धीरे अगर हम अपना मूल खो देंगे तो फिर हम खो जाएंगे कहीं। अगर हमने अपने इतिहास को भुला दिया, विस्मृत कर दिया, तो हम अपने गौरव को भूल जाएंगे, हाँ बिल्कुल। हम अपने श्रेष्ठता को भूल जाएंगे, अपने स्वाभिमान को भूल जाएंगे, हम अपने मूल्यों को भूल जाएंगे। ये सारी चीजें अगर संजो करके रखना है तो इतिहास को जानना समझना आवश्यक हो जाता है। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि इतिहास के अध्ययन का क्या महत्व और उपयोगिता है? देखिए जी, अभी हमने आपसे जैसे बताया, वास्तव में इतिहास जो है वो केवल राजनीतिक इतिहास नहीं होता है, वो पूरा मानव सभ्यता का विकास क्रम होता है। मानव असभ्य था, आदि मानव के रूप में हम थे, पाषाण काल में हम रहते थे। मानव पहले नग्न रहता था, पत्थर के औजारों का उपयोग करता था, जंगलों में वो कच्चा मांस खाता था, पशुओं को मार करके। आग की खोज हुई नहीं थी, और पत्थर के औजारों का वह अपनी सुरक्षा के लिए और जंगली जानवरों को मारने के लिए किया करता था। बाद में वो कंदराओं गुफाओं में रहने लगा, जिन्हें रॉक शेल्टर्स कहा जाता है, शैलाश्रय। फिर वो पत्तों इत्यादि को अपने पे लपेटने लगा, पेड़ों के ऊपर भी रहता था। फिर धीरे धीरे खेती करना उसे आया और आगे सभ्यता का क्रम चला। तो हम क्या थे, कैसे थे, ये जानना हमें जरूरी है ना। तो अगर हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो मालूम ही नहीं होगा कि हम कैसे आज की इस स्थिति में पहुंचे, किन चरणों से गुजरे। तो अपना जैसे किसी खानदान को जानने के लिए हम अपने दादा परदादा पूर्वजों को, वंशावली को याद रखते हैं और संजो करके रखते हैं। राजा महाराजाओं के आप जाइए, ये हमारे दादा थे, ये परदादा थे, ये थे, वो पूरा इतिहास का पूरा खानदान वो उनका सुरक्षित रहता है। तो हमें अपने पूर्वजों को जानना जरूरी है। मतलब हम कैसे आज की स्थिति में पहुंचे। तो पाषाण काल से हम शुरू होता है, फिर वो हड़प्पा सभ्यता आई जिसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। लेकिन वहां तक आने में, सभ्य होने में हजारों वर्षों का जो क्रम लगा है वो जानना जरूरी है। वो रोचकता लिए हुए भी है और उसको जानना जरूरी भी है। नहीं तो हम अपने अतीत को कैसे समझेंगे। फिर वैदिक कार्यों के रूप में हमने अपनी एक विधिवत सभ्यता की शुरुआत की। तो फिर हम आगे बढ़ते चले गए, विभिन्न चरणों से हम गुजरते हुए यहाँ तक आए। तो ये सारा अतीत जानना आवश्यक होता है। इससे हम अपना पूरा सामाजिक इतिहास समझ पाते हैं, कैसे वर्ण आए, कैसे जातियां आई, ये हम समझ पाते हैं। कैसे विभिन्न पेशे व्यवसाय आए, कैसे अग्नि की खोज हुई, कृषि की खोज हुई, ये हम जान समझ पाते हैं। गायों को इतना महत्व क्यों दिया गया, पूज्य क्यों माना गया। कला साहित्य का गौरव कैसे आया हमारे सामने, क्या आज हम इतने भव्य स्थिति में दिखाई देते हैं, तो क्या प्रारंभ से ही थे, कैसे ये क्रम चला। साहित्यिक चेतना कहाँ से आई, धार्मिक चेतना कहाँ से आई, धार्मिक परंपराएं कैसे आई, प्रारंभ में कौन से देवी देवता थे, मंदिरों की शुरुआत कब से हुई, मूर्ति पूजा की शुरुआत कब से हुई। ये सारी चीजें, वर्ण व्यवस्था की रचना क्यों हुई, उसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण रहे, ये सारी चीजों को हमें देखना समझना जरूरी होता है। और प्राचीन काल में भारत कहते हैं कि यहाँ पे तो सोना था। मैंने हम स्वर्ण युग में रहा करते थे, सोने की चिड़िया थी भारत। लेकिन फिर हमें कब लूटा गया, किसने लूटा, ये जानना जरूरी है। क्योंकि वो हम नहीं समझेंगे तो आज हम फिर लुटा बैठेंगे अपने गौरव को। मतलब राजाओं का शासन कब से शुरू हुआ, पहले आप देखें तो कबीलों के रूप में राज हुआ करता था और लोकतांत्रिक व्यवस्था हुआ करती थी। बाद में जाकर के पूरी तरह से राजतंत्र आ गया और निरंकुशता आ गई। तो ये सारी चीजें जानने समझने के लिए आप देखें कि अगर
आपको अपने कला साहित्य को समझना है, देश के कला साहित्य की गौरव को, तो आपको इतिहास पढ़ना होगा। आपको अगर धर्मों को समझना है तो इतिहास को पढ़ना होगा। आपको अगर समाज शास्त्र को समझना है तो आपको इतिहास को पढ़ना होगा। अर्थव्यवस्था का मूल अगर आपको देखना है अर्थशास्त्र का, तो आपको इतिहास पढ़ना होगा। भाषा विज्ञान को जानना है तो आपको इतिहास पढ़ना होगा, क्योंकि सारी चीजों का जो मूल है, मूर्ति पूजा, स्थापत्य कला, वास्तुकला, चित्रकला, नृत्य कला, गायन कला, इनको अगर समझना है तो सबसे पहले इतिहास पढ़ना होगा। इतिहास में सारी चीजों का उद्गम है। तो अगर किसी विषय विशेषज्ञता आपको लेना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में हो, जैसे मैंने कहा राजनीति शास्त्र हो या समाज शास्त्र हो या अर्थशास्त्र हो या भूगोल हो या कला हो, वास्तुकला हो, नृत्य कला हो, लोक कलाएं हो, इन सबको अगर जानना है तो आपको इतिहास तो पढ़ना ही पड़ेगा। आपको वैदिक काल पढ़ना पड़ेगा, मौर्य काल पढ़ना पड़ेगा। आपको अगर धर्म पढ़ना है, चाहे वैदिक धर्म पढ़ना हो, चाहे जैन धर्म पढ़ना हो, चाहे बौद्ध धर्म पढ़ना हो, आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। कलाओं को देखना है, भाषाओं की उत्पत्ति देखना है, विविध भाषाएं कैसे आई, आपको यही देखना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले तो एक ही भाषा थी, संस्कृत भाषा थी, उसी से फिर भारत की और भाषाएं निकल के आई। संस्कृत भाषा को देववाणी कहा गया है। तो साहित्य की बात करते हैं तो पहला ग्रंथ भारत में ऋग्वेद रचा गया है। तो साहित्य पढ़ना है तो वो देखना होगा, संस्कृत पढ़ना है तो इतिहास पढ़ना होगा। तो ये सारी चीजों का उद्गम इतिहास है। इसीलिए जो इतिहास जानता है वो अपने देश और समाज, संस्कृति और आज की जो पूरा भवन खड़ा हुआ है भारत के विरासत का, वो उसको इतिहास जानना जरूरी होता है। मतलब इतिहास जिसने जान लिया है ना, वो पूरे भवन को जानता है। और नींव को अगर कोई नहीं जानता है या नींव के बारे में जानकारी नहीं है तो वो ऊपर की जानकारियां सतही जानकारियां मानी जाएंगी। बुनियादी जानकारियां जो है, बेसिक जो जानकारियां हैं, जो मूल जानकारियां हैं, जो ओरिजिनल जानकारियां, ओरिजिनल ज्ञान है, वो पूरा का पूरा इतिहास में बसा हुआ है। इसलिए इतिहास का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है और यही इसका महत्व है, यही इसकी उपादेयता है और यही इसकी विशिष्टता भी है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर जो आप ये बातें बता रहे हैं ना कि जैसे हमें कुछ भी जानना है, इतिहास पढ़ना जरूरी है, तो इस पे मैं यही सोच रही थी कि इतनी देर से यही सोच रही थी कि जैसे हमने अक्सर सुना था कि एक सभ्यता थी, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो अचानक से गायब हो गई। और कभी कभी क्या होता था, पहले जो है चिकित्सा का इतना वो आविष्कार नहीं हुआ था, तो कभी कभी कुछ ऐसे रोग होते थे या कोई तूफान आया है, कुछ आया, तो अचानक से एक सभ्यता गायब हो जाती थी। तो उसके बारे में जानने के लिए जो पता करना होता था वो भी हमें इतिहास से ही पता चलता था। और हमें अपनी उसका संस्कृति का या फिर जो हस्तांतरण हो रहा है संस्कृति और संस्कार का, ये सब भी इतिहास से मिलता है। बहुत ही जी जी अच्छी और बिल्कुल। बहुत ही उपयोगी जानकारी दी सर आपने। आपने जो कोई बात कही, देखिए हमारे यहाँ भी जो सिंधु सभ्यता बसी थी, हड़प्पा सभ्यता भी जिसे कहते हैं, वो बहुत नगरीय सभ्यता थी। उसमें बहुत सारे केंद्र, बहुत सारे नगर थे, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, रंगपुर, कालीबंगा, आलमगीरपुर, ऐसे कई उसमें नगर बसे थे। लेकिन ये नदियों के किनारे ही थे सब, और प्राय सब नदियों के किनारे ही थे, और ये सब नष्ट हो गए थे। तो बहुत साल, अभी 1920-21 में जानकारी हुई कि ये सारे नगर थे, ये सारी सभ्यता भी थी हमारे यहाँ, लेकिन नष्ट हो गई थी और उसकी जानकारी किसी को नहीं रही। फिर आर्यों की सभ्यता के साथ जो सभ्यता विकसित हुई वो आगे तक चलती रही। तो जब खुदाई हुई, उत्खनन कार्य हुआ, तो 1920-21 में सबसे पहले हड़प्पा केंद्र प्रकाश में आया। फिर सिंधु नदी के किनारे या उसकी सहायक नदियों के किनारे, और फिर मोहनजोदड़ो सामने आया, फिर चनोदड़ो और अन्य केंद्र प्रकाश में आए। तो ये बाद में अभी मतलब 1920-21 में जानकारी मिली कि ये भी केंद्र थे, और नदियों की बाढ़ और अन्य और दूसरे कारणों से ये नष्ट हो गए थे। वैसे बाढ़ का ही कारण मुख्य माना जाता है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ आई व्यापक रूप में और नष्ट हो गए। तो ऐसे नष्ट हो जाया करते थे बिल्कुल। और ये भी इतिहास में शोध का विषय माना जाता है कि कौन नगर, कौन केंद्र कैसे नष्ट हो गए। मेसोपोटामिया, अब आप भारत के बाहर की बात कर रही हैं,
ऐसे कई सभ्यता नष्ट हुई, कई जगह नष्ट हुई। तो अपने यहाँ भारत में हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, वो नष्ट हो गई थी और वो भी इतिहास में ही खोजा गया। 1920-21 में शुरुआत हुई उत्खनन की, खुदाई की, ब्रिटिश पीरियड में, और वो पुरातत्ववेत्ताओं ने खुदाई करवाई और धीरे धीरे वो सभ्यता के जो अवशेष थे वो प्रकाश में आए, वो लेकिन नष्ट हो चुके थे। तो हाँ, इतिहास ये भी बताता है कि कब कौन चीज कहाँ नष्ट हुई। और उत्खनन, जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं, इतिहासकार होते हैं, वो पुरानी चीजें जो उन्हें मिलते हैं, सिक्के मिल रहे हैं, उनके लिए कोई उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण मिल रहे हैं, घर गृहस्थी के मिल रहे हैं, अन्य जो उपयोग में लाई जाने वाली चीजें, हथियार हैं, वो मिलते हैं। देखिए, पाषाण कालीन आदिमानव की सभ्यता की जो बात सामने आती है, वो भी उनके पाषाण कालीन औजार मिले हैं, और उन्हीं के आधार पर ये सब जानकारी इकट्ठी हुई कि कैसे आदिमानव पाषाण काल में औजारों का, टूल्स का उपयोग करता था, जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए और जंगली जानवरों को मारने के लिए। ये इतिहास हमें वो सारी चीजें बताता है जो जानकारी में विलुप्त हो चुकी हैं। पुरातत्ववेत्ता, इतिहासकार यही कार्य करते रहते हैं जी। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। तो सर, अब जो है मैं अब आपसे जानना चाह रही थी कि इतिहास का अध्यापन और अध्ययन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी जी जी, देखिए क्या है, इतिहास बड़ा संवेदनशील होता है, क्योंकि जब हम पुरानी बातों का अध्ययन करते हैं तो उसमें विभिन्न धर्मों का अध्ययन भी होता है, धर्म संघर्ष की बातें भी आई हैं, उसमें वर्ग संघर्ष भी हुआ है, बाहरी धर्म अनुयायियों ने यहाँ आक्रमण किए, और यहाँ आक्रांता के रूप में आए और सत्ता स्थापित कर ली। तो जब आज हम उनको पढ़ते हैं तो बड़े सजग होकर के, संवेदनशीलता के साथ में वो विभिन्न धर्मों की बातों को सामने रखा जाता है, लिखा भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है, और सामने उसको वर्णित भी किया जाता है, क्योंकि वर्तमान में जरा में संघर्ष होने की स्थितियां रहती हैं। इतिहास तो बड़ा कठोर होता है, क्योंकि इतिहास में तो जो कुछ हो गया वो हो गया, उसको आपको वैसा ही के वैसा बताना होगा। तो सत्य से आप समझौता भी नहीं कर सकते, जो कुछ हुआ है वो वही। अगर ही धर्म के अनुयायी भारत आए हैं तो आपको उसी रूप में वह बात रखनी होगी। व्यवस्था में कुछ परंपराएं चली, रूढ़ियां चली, तो आपको बताना तो उनको उसी रूप में पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत संवेदनशील रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा कि कहीं जो कुछ सत्य आप अभिव्यक्त कर रहे हैं वो कोई विस्फोट का कारण न बन जाए, वो कहीं संघर्ष का कारण न बन जाए। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि जब कोई भी कठोर बात बड़ी कड़वी होती है, सत्य बड़ा कड़वा होता है, अगर उसको आप वैसा ही के वैसा रखेंगे तो उसको नकारात्मक रूप में लिए जाने की आशंका भी रहती है। और जब तनाव की स्थिति चल रही हो, संघर्ष की स्थिति चल रही हो, तब इतिहास को प्रस्तुत करते समय बहुत ही सजग रहना पड़ता है, बहुत ही संवेदनशील रहना पड़ता है, और बड़े कहना चाहिए कि जागरूकता के साथ में और बैलेंस के साथ, संतुलन के साथ में शब्दों को और वर्णन को और तथ्यों को प्रतिपादित करना पड़ता है। इतिहास जब मैं पढ़ाता रहा तो इन चीजों का ध्यान मेरे द्वारा रखा जाता था, क्योंकि विद्यार्थी जो है वो विभिन्न धर्म के अनुयायी होते हैं। किसी पर्टिकुलर धर्म के कोई विद्यार्थी आपकी उस प्रस्तुति को अनुचित रूप में न लेने, जबकि सच्चा जो शिक्षक होता है या इतिहासकार होता है वो तो सत्य को सच्चाई के साथ में ही प्रस्तुत करता है, लेकिन उसको बड़ा संवेदनशील ढंग से, संतुलन के ढंग से सजग रह करके प्रस्तुत करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें बहुत आवश्यक हो जाती हैं जी। हाँ, मैं कह रही थी इस तरह बताया जाए चीजों को कि वो जो है पक्षपात ना हो किसी के साथ, और जो शब्द हो वो संयमित हो, मर्यादित हो, ये ना लगे कि कुछ भड़काने वाले हैं तो टाइम हाँ किया जाएगी। हाँ, बिल्कुल, आपको गलत रूप में न ले लिया जाए, मतलब सत्य भी आ जाए, सत्य भी आ जाए और संतुलन भी बना रहे, ये है। बिल्कुल बिल्कुल। सही कहा, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। इसका तो बिल्कुल विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम साहित्यकार भी तो यही करते हैं, जब अपना साहित्य लिखते हैं तो वो एक तरह से इतिहास ही बन जाता है, तो इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो
तो सर अब जो है मैं आपसे जानना चाह रही थी कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि इतिहास को कहते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने वाला विषय है, मतलब पुरानी बातें हम वापस जी। याद कर रहे हैं ऐसा। तो अ, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? जी जी जी, मैं बस इतना कहूंगा, जो अल्प ज्ञानी होते हैं, जो अविवेकी होते हैं, है ना, और जो इतिहास के महत्व को नहीं समझते हैं, जो इतिहास की श्रेष्ठता से, उसके अध्ययन के महत्व से परिचित नहीं है और उसकी उपयोगिता से परिचित नहीं है, अविवेकी ना समझ लोग तो कुछ भी रमाते रहेंगे, उनकी बात पर ध्यान देने के नहीं। तो ये केवल उनके लिए है, अविवेकी हैं, इतिहास के महत्व को, गौरव को नहीं समझते, वे ऐसा कहते हैं बस। नहीं, जी बहुत बढ़िया बात कही सर। देखिए, इतिहास की बात जब आप कर रहे हैं तो जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो हमें जो अपने संस्कार और संस्कृति के बारे में पता चलता है, जैसे हमारी दादी क्या करती थी या हमारी नानी क्या करती थी या उनसे पहले वाले, तो ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है? इतिहास से ही मिल रहा है। अभी बिल्कुल अगर बिल्कुल। वो चीज़ हम नहीं जानेंगे तो फिर हम आगे फॉलो नहीं करेंगे। कभी कभी होता देखिए है कि देखिए, आप ये कि जो शिवाजी की माता जी थी, जीजाबाई, उन्होंने शिवाजी को बचपन से ही इतिहास के उन गौरवशाली लोगों के बारे में बताया, जो बड़े देशभक्त थे, बड़े वीर थे, बड़े शौर्यवान थे और बहुत सच्चे थे। उनकी कथाएं बताने से शिवाजी में एक गौरव आया और वो देशभक्त बने और हिंदू राज्य स्थापित करने के लिए वो कटिबद्ध हुए। देखिए, इतिहास के गौरवशाली पुरुषों ने शिवाजी का निर्माण कर दिया। महात्मा गांधी के बारे में भी कहा जाता है कि वे सच्चाई के रास्ते पर चले। उनकी जो माँ थी, पुतलीबाई, वो उनके लिए हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र और रामचरितमानस के और बहुत सारे ऐसे जो भारतीय संस्कृति में श्रेष्ठ लोग हुए हैं, उनकी कथाएं बताती थी, तो वो देशभक्त बने और सच्चाई के रास्ते पर चली। तो इस तरह की कथा। अच्छा, और मैं आज से लगभग 40 वर्ष पहले बहुत अच्छी अमर चित्र कथाएं आती थी। उनमें चित्रों के द्वारा वो कथाएं बताती जाती थी। आप कार्टूनिंग टाइप के होते थे, कार्टून तो नहीं होते थे। महाराणा प्रताप हैं, शिवाजी हैं, महात्मा गांधी हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, और इस तरह से भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, सुभाष चंद्र बोस है। इनके जीवन की शुरू से लेकर आखिर तक की कथा चित्रों के माध्यम से बताई जाती थी। तो वो बच्चे पढ़ते थे तो उन्हें रोचकता भी मिलती थी और साथ में वो अपने देशभक्तों को भी समझ पाते थे और गौरवशाली इतिहास को भी समझ पाते थे और मनोरंजन भी होता था, ज्ञान भी मिलता था और एक जज्बा भी उनमें आता था। तो इतिहास को किसी भी रूप में नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी होता है। और खास करके जो गौरवशाली लोग हुए हैं, जो देशभक्त हुए हैं, जो चरित्रवान हुए हैं, जो अनुशासित हुए हैं, जो सुसंस्कारित लोग हुए हैं, जिन्होंने देश समाज के लिए बहुत कुछ किया, त्याग किया, कुर्बानियां दी। अब आप चंद्रशेखर आजाद को क्यों पढ़ते हैं, भगत सिंह को क्यों याद करते हैं, सुखदेव बिस्मिल को क्यों हर वर्ष याद करते हैं? इसलिए कि उनका जो जीवन है, उनकी जो कुर्बानी है, शहादत है, आज की पीढ़ी के लिए गौरव देती है। हमें ये याद कराती है कि देखिए, ऐसे ही नहीं हमें आजादी मिल गई, आज हम इस तरह से स्वच्छंद हुए जा रहे हैं। इसके लिए इस तरह से हमारे युवाओं ने अपना सर्वस्व समर्पित किया, कुर्बानियां दी, शहादत दी, तब ये भारत माता को स्वतंत्रता मिली है। तो इसलिए हम उन्हें याद करते हैं, उनकी मूर्तियां लगाते हैं, जयंती मनाते हैं, उनके बलिदान दिवस को मनाते हैं। तो ये इतिहास को ही तो जानना है, इतिहास को सुरक्षित रखना है, धरोहर को सुरक्षित रखना है। 1857 की क्रांति को हम क्यों बहुत याद करते हैं? हम दुर्गावती को, लक्ष्मीबाई को, इन सबको क्यों याद करते हैं? इसीलिए कि इन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ गवाया, अपने को बलिदानी परंपरा में अपने को झोंक दिया, और प्राण गंवाने में भी वो जरा भी पीछे नहीं रहे देश के लिए, देश की आजादी के लिए। और इन्होंने ये सब नहीं किया होता तो आगे कैसे हमें आजादी मिली होती? और इनकी आजादी, इनकी कुर्बानी ने सैकड़ों लोगों को आजादी के संघर्ष में जोड़ा। तो ये इतिहास तो है ही। इसको जाने बिना कौन व्यक्ति गौरवशाली वैज्ञानिक बन सकता है, या गौरवशाली इंजीनियर बन सकता है, या गौरवशाली डॉक्टर बन सकता है, कलाकार, साहित्यकार बन सकता है? इतिहास को जाने बिना तो कोई अपना काम अच्छे से कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें गौरव गौरव कहां से आएगा?
उसमें स्वाभिमान कहाँ से आएगा, उसमें देशभक्ति कहाँ से आएगी, उसमें सच्चाई कहाँ से आएगी। अगर अच्छा इंजीनियर बनना है, सच्चा डॉक्टर बनना है, अच्छा साहित्यकार बनना है, कलाकार बनना है, तो आपको अपने देश के गौरव को समझना तो जरूरी है ही, नहीं तो गौरव आप में आएगा ही नहीं। क्योंकि और साथ में अतीत अतीत को, अतीत के श्रेष्ठता को ग्रहण करने से ही तो वर्तमान जो है वो समृद्ध होता है और भविष्य उज्जवल होता है। ये बहुत आवश्यक हो जाता है। तो जिस कहते हैं ना कि जिसे जिसे अपने समृद्धशाली अतीत का सम्मान नहीं है जिसके मन में, उसका वर्तमान भी खंडित है और भविष्य तो बर्बाद है ही उसका। बहुत सही बात बताई। और ये जो आप अभी इंजीनियर और डॉक्टर और इन लोग की बात बता रहे थे ना, तो मैं इस पे कहना चाहूंगी कि जैसे होता है ना कि हम लोग कवि के बारे में पढ़ते हैं तो कवि बनने का मन करता है, तो ऐसे ही डॉक्टर जो बनना चाहते हैं वो पहले अच्छे डॉक्टर से प्रेरणा लेते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, और जो इंजीनियर होते हैं वो इंजीनियर से प्रेरणा लेके इतिहास पढ़ के ही बनते हैं। और बहुत उन्हें अच्छी अपने देश की नैतिकता से, देश की सच्चाई से, देश की अच्छी परंपराओं से, अच्छी नागरिकता से तो उन्हें सीख लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो उनमें संस्कार कहां से आएंगे। वो दवाओं के बारे में भले ही जान लेंगे, लेकिन उनमें संस्कार तो आएंगे नहीं। तो केवल दवाओं की जानकारी होने से कोई अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता। अच्छा व्यक्ति बनना जरूरी है, तब अच्छा डॉक्टर बन पाएगा वो। बहुत बढ़िया लगा सर आपकी बातें जान के। सर अब जो है मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपसे जानना चाह रही थी कि इतिहास के पुनर्लेखन की बात अक्सर हम लोग सुनते हैं कि मतलब जो पुराना इतिहास है अब वो ठीक नहीं है, अब उसको दोबारा लिखना चाहिए, तो ये क्या है और ये कितना जरूरी है आज के समय में? जी जी जी, देखिए इतिहास का पुनर्लेखन मतलब रीराइटिंग। जैसे 1857 की जो क्रांति हुई है, हम जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, अंग्रेजी इतिहासकार भी थे उस समय, उन्होंने उसके लिए सैनिक गदर की संज्ञा दे दी, सैनिक विद्रोह की। तो इसका रीराइटिंग हुआ है और होना चाहिए था। मतलब अगर सच्चा इतिहास हमारे सामने आना चाहिए, जिस काल का गलत इतिहास सामने आया है उसको, उसकी रीराइटिंग होकर सुधार होना चाहिए था, और बहुत कुछ सुधार हो गया है, और लगभग सुधार हो गया है। मतलब सुधार की आवश्यकता थी, वो होना चाहिए। तो मतलब जो अनुचित लिखा गया या जो पक्षपातपूर्ण लिखा गया उसमें तो सुधार होना चाहिए था, और लगभग हो गया है। थोड़ा बहुत अगर रह गया तो होना चाहिए, लेकिन सच्चे और अच्छे इतिहास को पुनर्लेखन के नाम पे बिगाड़ा नहीं जाना चाहिए। तो अब तो बिल्कुल सही दिशा में इतिहास आ गया है, और जो भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीयता और सच्चाई को जो सामने लाना चाहिए था लगभग आ गया है। थोड़ा बहुत रह गया तो वो भी सुधार हो जाएगा। तो पुनर्लेखन तब जरूरी होता है जब कोई सही को गलत लिख दिया गया हो, लेकिन गलत को सही कर लिया गया, तो पुनर्लेखन के नाम पर फिर सही को गलत नहीं किया जाना चाहिए। ये मैं ना, तो अब इतिहास में जो हमारी श्रेष्ठता, राष्ट्रीय श्रेष्ठता है, जो हमारी सांस्कृतिक श्रेष्ठता है, जो भारत का गौरवपूर्ण इतिहास है, वो सारी चीजें तो उज्जवल रहनी चाहिए। अंग्रेजी इतिहास को काफी कुछ सुधार लिया गया, और थोड़ा बहुत जो रह गया वो सुधर जाएगा। पर मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारे इतिहास में ना, मैं बच्चों को जब बुक पढ़ाती हूँ तो मैं भी ये चीज नोटिस करती हूँ जो अभी आपने बताई है कि बच्चों को हमारे पढ़ाना चाहिए, जैसे चंद्रशेखर आजाद के बारे में, भगत सिंह के बारे में, और भी बहुत बड़े बड़े जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनके बारे में खुल के सब कुछ बताना चाहिए। और भी बहुत बड़े जो है हमारे देश के राजा महाराजा हुए हैं, इनके बारे में, जैसे कृष्ण है तो कृष्ण जी भी तो एक जो है राजा ही थे, राम जी भी एक राजा ही थे, इन लोग के बारे में खुल के बताना चाहिए, इस तरह की बातें लिखनी चाहिए पूरा। क्योंकि देखिए बच्चे जानते ही नहीं, बच्चे सिर्फ टीवी में सीरियल देखते हैं, उसी से जानते हैं और कुछ भी नहीं जान पाते। तो ये सब भी इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और मुझे तो लगता है ये सब बताना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देखिए क्या इतिहास, मानव सभ्यता का विकास है पूरा। अब आप देखिए कि हजारों वर्ष पहले से, पाषाण काल से मानव सभ्यता शुरू हो जाती है, तो वो पूरा कैसे बोलना सीखा, कैसे आग की खोज हुई, कैसे कृषि की खोज हुई, कैसे फिर समाज बना, कैसे धर्म आया, कैसे परिवार हुआ, कैसे परंपराएं हुई। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये प्राकृतिक शक्तियों को बहुत पूजा गया, तो प्राकृतिक शक्तियों को क्यों पूजा गया,
उससे क्या है कि प्रकृति की सुरक्षा का भाव भी मनुष्य में बना रहता है। अब जैसे हमने नदियों को, पहाड़ों को, धरा को, आकाश को पूजा, पेड़ों को पूजा, इन सब की उपयोगिता थी इसलिए पूजा। तो वो इतिहास में सारी चीजें हमें प्रकृति से भी तो जोड़ती हैं, और पर्यावरण सुरक्षा की बात भी आ जाती है। देखिए, हम नदियों को पूज रहे हैं, पहाड़ों को पूज रहे हैं, हम पेड़ों को पूज रहे हैं, तो इससे धरा को पूज रहे हैं, गगन को पूज रहे हैं, हवा को पूज रहे हैं, अग्नि को पूज रहे हैं, तो इससे एक पर्यावरण सुरक्षा की बात भी तो आ जाती है, नहीं आती? पर्यावरण सुरक्षा तो वो भी तो इतिहास वो भी तो सिखाता है, क्योंकि हमें सब चीजों की जरूरत है। हमें भाई भोजन की जरूरत है, हमें विज्ञान की जरूरत है, हमें शुद्ध हवा की जरूरत है, पेड़ों की जरूरत है, हमें एक अच्छे बैलेंस्ड नेचर की जरूरत है। तो वो सारी चीजें भी मिलती हैं। यानी एक इतिहास जो है वो कोई सीमित राजनीतिक अर्थों तक सीमित नहीं है, या लड़ाइयों के बारे में केवल इतिहास बताता हो, नहीं, वो जीने की कला भी सिखाता है। इतिहास जो है वो जीने की कला भी सिखाता है। वो हमें सिखाता है कि प्रकृति से उतना ही लो जितना आपको जरूरी है। यानी प्रकृति का आप दोहन करो, प्रकृति का शोषण मत करो। आप नदी से जल लो, लेकिन नदी को नष्ट ना कर दो, उसकी निर्मलता नष्ट ना कर दो। पेड़ों का उपयोग करो, लेकिन पेड़ों को नष्ट ना कर दो। आप पेड़ों को काट दिया आपने और मशीनीकरण कर लिया, तो उसमें भी एक संतुलन सिखाता है। वो शुद्ध हवा की वैल्यू सिखाता है, वो महत्व सिखाता है, और पर्यावरण को सुरक्षित रखना सिखाता है। वन्य प्राणियों की सुरक्षा सिखाता है इतिहास हमारे लिए। वन्य प्राणियों की सुरक्षा, क्योंकि मानते हैं कि प्रकृति में हर चीज जब संतुलित होगी तभी जा करके वो हम सुरक्षित रह पाएंगे। तो मतलब कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि इतिहास जो है आपको प्रकृति से भी जोड़ता है, मूल्यों से जोड़ता है, और यही इतिहास की सब वैल्यू कि वो एक संतुलन और सजगता की बात करता है। कहीं कोई और जो सत्य है उसको प्रतिपादित करता है, और सत्य को सत्य मान करके ही बड़े सकारात्मक ढंग से अध्ययन करना चाहिए, सकारात्मक ढंग से अध्यापन कराए जाना चाहिए, सकारात्मक ढंग से ही उसको विचार करना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। और एक अच्छा विषय है, और एक अच्छा विषय अच्छा ही होता है, तो अच्छा उसको पॉजिटिव रूप में लिया जाए, कहीं उसको व्याख्या को भी कहीं नकारात्मक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए, ना उसकी नकारात्मक होती है। क्योंकि कैसी भी परिस्थितियां हो, इतिहास का अध्ययन अध्यापन तो बराबर चलता रहता है। क्लासरूम में इतिहास का अध्ययन अध्यापन बराबर चलता रहेगा, क्योंकि वो उसका एक पॉजिटिव रूप है, और जो पॉजिटिव लेते हैं वो हमेशा उसको सराहते हैं। और वही कहना भी मैं आज की चर्चा में चाहता हूँ कि उसको पॉजिटिव रूप में ही लिया जाना चाहिए, और पॉजिटिव रूप में ही उसको स्वीकार किया जाना चाहिए, और यही इसी रूप में उसके महत्व को समझा जाना चाहिए। अन्यथा अगर हम नकारात्मक रूप में देखने लगेंगे तो वो तो इतिहास पे फिर एक त्याज्य विषय हो जाएगा। अरे बेकार है, ये तो नकारात्मक बातें कर रहा है। नहीं, वो तो अतीत का अध्ययन है बस। और अतीत हमेशा वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए, भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए होता है, हर किसी के लिए। सही कहा आपने। तो वो एक केवल पॉजिटिव उसका मतलब है, मतलब इतिहास एक निर्मल रहे, यही सबको मिलकर के कोशिश करनी चाहिए। हर वर्ग के व्यक्ति को, हर क्षेत्र के व्यक्ति को, हर संस्कृति के व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि इतिहास का एक निर्मल रूप अपना बना रहे। किसी को भी उसको कहीं न संकीर्ण चश्मे से देखा जाना चाहिए और न संकीर्णता उसमें है, लेकिन विषय में कभी कमी नहीं होती है, देखने वालों में कमी हो जाती है, तो वो कमी नहीं होना चाहिए। एक पॉजिटिव रूप में, मैंने तो इतिहास हमेशा पॉजिटिव रूप में ही देखा है और पॉजिटिव रूप में ही रखा है। आज भी मैं पॉजिटिव ही रूप उसका रख रहा हूँ, कहीं कोई उसमें संकीर्णता या कहीं कोई नकारात्मकता नहीं। और मैं अपेक्षा भी करूंगा कि जो भी सुन रहे हैं या तो वो उसको उसी रूप में देखें, और अतीत को अपने समझें, और वर्तमान को अच्छा करें, भविष्य को उज्जवल बनाए। और इतिहास यही एक संदेश देने के लिए पढ़ाया जाता है, उसके पीछे रखा भी है। क्योंकि इतिहास का मतलब ये होता है इति धन हा धन आस, हाँ ऐसा ही था, मतलब जो कभी जैसा था उसका वैसा ही रूप सामने रखा जाना, मतलब अतीत का अध्ययन, ये इतिहास है। तो अतीत तो जो हो गया वो तो वही रहेगा, हम कुछ भी कहें न तो बदल सकता है वो, और ना नष्ट हो सकता है। केवल हम उसका अध्ययन करते हैं और उसकी प्रस्तुति करते हैं, और उससे
एक पॉजिटिव फॉर्मेट लेने की कोशिश करते हैं और वही लिया जाना चाहिए। बस इतिहास ही है, हर विषय का अपना महत्व है, इतिहास का अपना महत्व है। मैं जी। कहना चाहूंगी सर कि अभी तक जो है मुझे इतिहास पसंद नहीं था, मतलब बचपन में तो बिल्कुल भी नहीं पसंद था। एक लगता था कि कितना बोरिंग सब्जेक्ट है, सिर्फ सन याद करो, ये याद करो, वो याद करो, पुरानी बातें। लेकिन आपसे चर्चा करने के बाद थोड़ा इसमें इंटरेस्ट जाग गया है आज मेरा। नहीं, इतिहास रोचक है, बशर्ते कि उसको समझ के पढ़ा जाए। रटने की कोशिश की जाएगी तो वो कठिन लगेगा और अरुचिकर लगेगा। उसको समझ, हाँ, समझ करके और रुचि ले करके पढ़ा जाना चाहिए, बस तो वो अच्छा लगेगा। समझ करके और व्याख्यायित ढंग से, मतलब व्याख्यात्मक ढंग से, एलाबोरेटिंग ढंग से, जिसे कहते हैं कि किसी चीज की व्याख्या करके देखना, उसके सांगोपांग अध्ययन करना, तो वो विश्लेषणात्मक ढंग से, एनालिटिक स्टडी, विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए तो वो बढ़िया लगेगा। जी जी जी। सर अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि इतिहास में एक शब्द आता है पूर्वाग्रह, तो इसका इतिहास में क्या महत्व है? हाँ, पूर्वाग्रह का मतलब होता है, अंग्रेजी में उसको तुम कहते हैं वाइस्ड। पूर्वाग्रह का आशय ये होता है कि जो नया कोई व्यक्ति शोध कर रहा है, वो पहले से अगर ये कोई एक टारगेट बना लेगा कि हमें अपने शोध के निष्कर्ष में ये देना है, मतलब पहले से वो सब्जेक्टिव अगर बन जाएगा, तो वो उसकी रिसर्च का परिणाम वही वो देने देगा जो उसने पहले से सोच रखा था। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं और स्पष्ट कर दूं, मैं दिव्यांजलि वर्मा पर कोई शोध कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं है, शोध कर रहा हूँ, और पहले से मैंने सोच रखा है कि मैं इन्हें खराब सिद्ध करना है, मुझे पहले से सोच ले खराब सिद्ध करना है, तो उनके 10 जो अच्छाइयां मुझे मिलेंगी उनको मैं सामने नहीं लाऊंगा, जो 2 खराबियां मिलेंगी उनको मैं सामने रख दूंगा और कहूंगा कि देखो ये खराब है क्योंकि ये इनमें खराबियां थी, 10 अच्छाइयां मैंने गायब कर दी, ठीक है। तो मैंने जो पहले से सोच लिया था निष्कर्ष, वही मैंने सामने रख दिया। ये हो गया पूर्वाग्रह। लेकिन अगर मैंने सोच लिया कि नहीं, मुझे इन्हें अच्छा सिद्ध करना है, तो मैंने 10 बुराइयों को तो एक तरफ कर दिया और 2 अगर अच्छाइयां मिल गई तो 2 अच्छाइयां सामने रख के मैंने रख दिया, नहीं बहुत अच्छी हैं, इनके बारे में व्यर्थ खराब कहा जाता है। तो क्या हो गया? पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह का आशय है जब इतिहासकार पहले से ये निष्कर्ष लेके चलता है कि हमें अपने शोध के परिणाम क्या देना है, तो वो फिर उसी के पक्ष में जो बातें मिलती हैं, तथ्य मिलते हैं, उनको ले लेता है और बाकी विपक्ष में जो तथ्य मिलते हैं उन्हें हटा देता है और उन तथ्यों के आधार पर वो अपनी बात को प्रूव कर देता है। लेकिन इतिहास में ये नहीं होना चाहिए। इतिहास ये कहता है कि आप कार्य करते जाइए, जो आपको तथ्य मिले उस आधार पर लास्ट में आप जाके निष्कर्ष निकालिए। बिल्कुल तो पॉजिटिव उसमें क्या निष्कर्ष। है, बिल्कुल सच्चा निष्कर्ष निकल के सामने आएगा। अगर अच्छाइयां हैं तो अच्छा निष्कर्ष, उसके बारे में अच्छा रिजल्ट आएगा कि ये गुड पर्सन था, और अगर खराबियां ज्यादा हैं, कमियां ज्यादा हैं, तो खराब निकलेगा उसके बारे में निष्कर्ष, नहीं ये व्यक्ति खराब था, अच्छाइयां तो 1-2 थी, खराबियां मुख्य थी इसमें। यानी आप बिल्कुल बिल्कुल आप रिजल्ट के लिए ओपन रखिए, पहले से आप संकीर्ण मत बनिए कि हमें यही सिद्ध करना है। आप मेरी बात का अर्थ समझ गए होंगे। तो उनका मतलब पूर्वाग्रह का अर्थ होता है पहले से एक दृष्टिकोण बना लेना कि हमें इस व्यक्ति के हमें अपना रिजल्ट क्या देना है। अगर पहले से रिजल्ट बना के चल रहे तो इतिहास में फिर सच्चाई सामने कहाँ आएगी, क्योंकि बिल्कुल आपने नहीं। पहले ही रिजल्ट सोच लिया है और उसी दिशा में आप आगे बढ़ेंगे, और जो उस दिशा को विपरीत ले जाने वाली बातें होंगी उन्हें आप नजरअंदाज कर देंगे। क्लियर हो गई कि बात नहीं? नहीं नहीं, क्लियर हो गई, बहुत समझ में आया अब। वो जो आप अभी कह रहे थे ना कि पक्षपात नहीं होना चाहिए, सर इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगी। जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया कि उसे बगुले को हंस साबित करना है, तो वो हाँ, कैसे भी कर झूठ लिख के बगुले को हंस साबित करके ही रहेगा। एक आध दो तर्क कुतर्क गढ़ लेगा और वो सिद्ध कर देगा। या फिर ये कह दे कि कौवे को पागल साबित हम्म, करना है, तो वो कुछ भी करके ये कौवे को पागल साबित कर ही देगा।
बिल्कुल। ये है पूर्वाग्रह, पहले से ही अपना एक दृष्टिकोण बना लेना और उसी को फिर सिद्ध करने की कोशिश। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जैसे होता है ना कि इंसान चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले इतिहास में, लेकिन देखिए सब में उसके कुछ खराब गुण, कुछ जो है मौलिक गुण ऐसे होते हैं जो खराब होते हैं। हर कोई परफेक्ट नहीं है। तो आप जो अभी बता रहे हैं कि पूर्वाग्रह में लोग चुन लेते हैं, खराब साबित करना है तो खराब वाले पॉइंट, हाँ, और अच्छा साबित जबकि फिर वो जो है शुद्ध इतिहास सामने नहीं आ सकता। इतिहास को अगर शुद्ध आपको सामने रखना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने विकल्प खुला रखो। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपसे जानना चाह रही थी कि इतिहास के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बस यही नहीं होना चाहिए। एक तो पुनर्लेखन के नाम पर कुछ भी तोड़ मरोड़ के सामने नहीं आना चाहिए। पूर्वाग्रह के नाम पर कुछ भी तोड़ मरोड़ नहीं होना चाहिए। और कहीं से भी कुछ नकारात्मक सोच लेकर के अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा कराने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और विभिन्न जो शासकीय संस्थाएं भी बन जाती हैं, उनमें भी अपने अपने पक्ष के इतिहासकारों को रख लिया जाता है और अपने अपने ढंग से उनसे लिखवाया जाता है, अपने ढंग से उनसे कहलवाया जाता है। ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। इतिहासकार और इतिहास की जो संस्थाएं हैं वो बिल्कुल ओपन होनी चाहिए। उन पर कोई दबाव ना हो, उन पर कोई प्रेशर ना हो, और सच्चे को सच्चा लिखा जाए, अच्छे को अच्छा लिखा जाए, और जो कुछ इतिहास में हुआ है वो पूरा सही सामने आना चाहिए। ये होना चाहिए, किसी तरह से उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, तो इतिहास शुद्ध रहेगा, सच्चा रहेगा, बस। मतलब पक्षपाती और वो लालच नहीं होना चाहिए, एकदम हाँ, निष्पक्ष अच्छा, ये तो कवि लेखक साहित्यकारों के लिए भी कहते हैं ना कि भाई इनाम के लालच में कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। सच्चे सच्चे को सच्चा लिखना चाहिए, अच्छे को अच्छा लिखना चाहिए, खराब को खराब लिखना चाहिए। नहीं तो फिर कलम तो सही होना चाहिए, कलम वही है जो सच्चाई लिखे, जो निर्भीक हो, निष्पक्ष हो। तो वही। ऐसे इतिहासकार भी निष्पक्ष होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, सच बात चीजें आनी चाहिए। क्योंकि ये इतिहास जो है, आज जो जो पहले लिखा गया वो हमारे सामने आ जाएगा, आज जो लिखा जा रहा है वो आगे की पीढ़ी पढ़ेगी। तो उसे क्या पता कि सच्चाई क्या थी? सच्चाई फिर ऐसे तो विलुप्त हो जाएगी। विलुप्त या भ्रमित भी सच्चाई हो तो, सकती है। हाँ बिल्कुल, नहीं तो इतिहास फिर वो भ्रमित तो कर ही देता है ना। अगर असत्य लिखा जाए या पूर्वाग्रह से ग्रसित हो या जिसमें निष्पक्षता ना हो तो वो भ्रमित तो कर ही देगा आगे लोगों, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे इतिहास के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बात। मतलब एक था ना कि इतिहास बोरिंग नहीं, बहुत रोचक है। इस पे बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है। सर अब मैं आपसे जानना चाहती कि इतिहास का हमारी संस्कृति को संरक्षित रखने में कितना योगदान है? हाँ, देखिए वो वही है कि हम अपने अपने संस्कारों को समझें, राष्ट्रीयता को समझें, भारतीय मूल्यों को समझें, धार्मिक गौरव को समझें, चरित्र को समझें, अनुशासन को समझें, भारतीयता को समझें, अपने जो राष्ट्रीय व्यक्तित्व हुए हैं, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद और स्वामी विवेकानंद और भगत सिंह इत्यादि, महाराणा प्रताप, इनको समझें, इनके कार्यों को समझें, इनके शिवाजी, इनके गौरव को समझें। और जो हमारी 1857 की क्रांति है और जो भी राष्ट्रीयता और देशभक्ति से जुड़ी हुई घटनाएं हैं उनको हम सब समझें, और इनको न केवल समझे बल्कि इनको सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए कार्य भी करें, स्वयं भी उस दिशा में कार्य करें, राष्ट्रीयता से हम भरें। तो यही इतिहास के लिए हमारा एक सच्चा सम्मान भी होगा, यही इतिहास से सबक लेने की बात भी होगी, और संस्कृति की सुरक्षा के लिए हम अपना कार्य करेंगे। देखिए हमारे देश में बहुत सारी कला की श्रेष्ठ धरोहरें हैं। अब राजस्थान में जाइए, कितने सारी कला की धरोहरें हैं। आप खजुराहो जाइए, ग्वालियर जाइए, मांडू जाइए, और आपने ये जितने ज्योतिर्लिंग है उनको देखिए, और अपने चारों धाम देखिए, ये तीर्थों को देखिए। ये सारे जो हमारे
धार्मिक गौरव है, सांस्कृतिक गौरव है। इनको सम्मान देना, इनको सुरक्षित रखना, इनको संरक्षित रखना और भारतीय मूल्यों, भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास के गौरव को समझना भी और एक अच्छे नागरिक के रूप में वैसा कार्य करना। हमारा जो श्रेष्ठ साहित्य है, रामचरितमानस का जिसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, गीता का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये जो श्रेष्ठ साहित्य है, धार्मिक साहित्य भी है और हमारे जो पंचतंत्र और हितोपदेश जैसे जो ग्रंथ हैं, पुराण इत्यादि है जो हमारे, और हमारे जो लोकगीत हैं, हमारी जो लोक कलाएं हैं, जो हमारा लोक नृत्य है, जो विरासत है, इन सबको सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए हमें जरूरत है आज कि हम, ये इतिहास ही हमें सिखाता है कि अगर आप अपनी लोक कलाओं से, लोक गीतों से, लोक नृत्य से, लोक शैलियों से, चित्रकला इत्यादि की, वास्तुकला की, इनसे अगर आप लगाव नहीं रखेंगे तो ये नष्ट हो जाएंगी। भारत में पाश्चात्यता हावी हो जाएगी, होती तो चली जा रही है। तो हमें अपने पहनावे ओढ़ावे से लेके मेले, उत्सव, लोक लोक साहित्य, लोक संगीत, जो हमारी बोलियां हैं, जो हमारी लोक भाषाएं, आंचलिक भाषाएं, ये सारी धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं, नहीं हो रही है। तो हमें इतिहास हमें सिखाता है कि इन सब के प्रति हमें लगाव रखना है, इनकी सुरक्षा और संरक्षा में अपनी भूमिका निभाना है। भारतीय संस्कृति के आप देखिए कि देसी पहनावा कितना श्रेष्ठ है। साड़ी को तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ पहनावा माना गया है, साड़ी को सबसे ज्यादा माना गया है। हमारी कलाएं, हमारा संगीत, शास्त्रीय संगीत कितना श्रेष्ठ है, जो हमारे यहाँ शास्त्रीय नृत्य हैं कितने श्रेष्ठ हैं, फोक नृत्य हैं जो मेले, उत्सव, तमाशों में अभी भी होते थे, होते हैं, ये कितने श्रेष्ठ थे और हैं। तो इतिहास इन सब से लगाव रखना सिखाता है और साथ ही इनके संरक्षण की बात भी कहता है। यही इतिहास का महत्व है हमारी संस्कृति की सुरक्षा में। जो इतिहास जानता है वो इन सब से लगाव रखता है, जो इतिहास नहीं जानता वो नहीं। अब हमारे बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो वो ना तो पाश्चात्य हो पाए हैं, ना भारतीय रह पाए, बीच में लटक के रह गए, त्रिशंकु बन गए। तो हमें अपने बच्चे भले अंग्रेजी सीख लें लेकिन भारतीय तो रहे, उनमें भारतीयता तो रहे, नहीं तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। तो इतिहास उन्हें भारतीय होना सिखाता है और हमें भी सिखाता है कि हम अपने बच्चों को भारतीय बना कर रखें। सही कहा। और इसी तरह हमारी जो संस्कृति पुराने जमाने से चली आ रही है वो संरक्षित भी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेशक। बहुत बढ़िया सर। सर अब जो है मैं आपसे जानना चाह रही थी कि इतिहास जैसे संस्कृति को तो संरक्षित रखता है, अब इतिहास जो है रोजगार, इतिहास का रोजगार से क्या संबंध है? हाँ देखिए, इतिहास जो है वैसे तो एक प्रतियोगी विषय बन गया है, चाहे वो राज्य सेवा परीक्षाएं हों, जैसे यूपी में पीसीएस होती है, हमारे पीएससी होती है, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है, तो वहां इतिहास एक बहुत अच्छे प्रतियोगी विषय के रूप में आता है सामने। इतिहास को परीक्षा में लेके बैठते हैं, बहुत बच्चे सफल होते हैं। इतिहास का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में भी बहुत उपयोग है। हर प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य ज्ञान पूछा जाता है और सामान्य ज्ञान इतिहास सबसे ज्यादा मिलता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इतिहास पुरातत्व की जानकारी दे देता है, तो और इतिहास के धरोहरों की जानकारी देता है। तो गाइड के रूप में भी विभिन्न पर्यटन स्थलों में इतिहास जानने वाले गाइड का काम करते हैं। आप कहीं भी घूमने के लिए जाइए, किसी भी ऐतिहासिक स्थल पर, वहां गाइड की आपको जरूरत पड़ती है। इतिहास जानने वाला वहां गाइड का काम कर सकता है और बहुत अच्छा उसे रोजगार मिलता है, बहुत अच्छा उसे जॉब मिलता है। तो अगर देखा जाए तो चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास को आप लेके बैठ जाइए, आपको वहां मिलेगा। इतिहास के टीचर के रूप में तो बहुत अच्छी आपको नौकरी मिल ही सकती है, स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में, कॉलेज में मिल ही सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफल हो सकते हैं। और नहीं तो इतिहास को जान के आप गाइड बनिए, कहीं भी किसी भी ऐतिहासिक स्थल में पर्यटकों को आप बढ़िया जानकारियां दीजिए और उनसे अच्छी फीस लीजिए। और हम जाते हैं तो सबसे पहले पर्यटक ही को ढूंढते हैं, कहीं भी गए हैं तो क्योंकि वहां की जानकारी तो वो ही हमें देगा। तो एक वो डायरेक्ट हॉट केक की तरह एक वो बहुत अच्छा जॉब गाइड के रूप में रोजगार का अवसर वो बहुत उपयुक्त रहता है इतिहास जानने वाले को। अर्थशास्त्र जानने वाले को कोई नहीं देगा, समाज शास्त्र जानने वाले को कोई नहीं देगा, केमिस्ट्री फिजिक्स जानने वाले को कोई नहीं देगा, लेकिन इतिहास जानने वाले को मिल जाएगा। वो तुरंत बताएगा ये आइए जी, आप खजुराहो गए हैं, ये चंदेल राजाओं ने बनवाया था, इस ने बनवाया था,
ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इस मंदिर की ये खासियत है, इसकी ये वास्तुकला है, इतना लंबा है, चौड़ा है, मूर्तियां ऐसी हैं वैसी, वो बताएगा तो वो सब कुछ रोचक ढंग से उसकी बातें सुनेंगे और वो फीस लेगा, उनसे 500 रुपये ले लेगा। दिन में 4-6 मिल गए तो वो उसका हो गया। तो युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। बहुत, जो लोग कहते हैं ना कि इतिहास से कुछ नहीं हो सकता, मैं तो कह रही हूँ जो लोग सुन रहे होंगे आज उनको पता चल गया होगा कि इतिहास हाँ कितना महत्वपूर्ण है, बिल्कुल बिल्कुल, के लिए भी कितना अच्छा है। बेशक बेशक, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बहुत ही आपका जो इस पे ध्यान है और जो आपकी जानकारी है वो काफी विस्तृत है। आप हर क्षेत्र में जानते हैं इतिहास के पूरी तरह से। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और इतनी सारी अच्छी चलिए, हमें भी अच्छा लगा, बहुत सारी बातें कह गए हैं ना। एक अब आखिरी प्रश्न है, वो भी पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद विदा लेते हैं आपसे। अब मैं जानना चाह रही थी कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो बच्चे इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो आप उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, उनके लिए ये पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि इतिहास को प्रतियोगी परीक्षा के रूप में, एक विषय के रूप में जरूर चुने वो। और सबसे खास बात यह है कि इतिहास को वो रट के पढ़ने की कोशिश ना करें, इतिहास को समझें। एक तो बोझ ना समझें उसको, एक रोचक विषय मान के चलें। और इतिहास को रट के पढ़ने की कोशिश ना करें, बल्कि समझने की कोशिश करें। और इतिहास को विश्लेषणात्मक ढंग से अध्ययन करें, व्याख्यात्मक ढंग से। और जब वो तैयार करते हैं प्रश्न और लिखते हैं, तो उसको विधिवत एक कथा के रूप में प्रस्तुत ना करके उसको बिंदुवार वर्णन में लाएं। सबसे पहले भूमिका लिखें एक पैराग्राफ में, इसके बाद में बिंदुवार अपनी बात को कहें। जैसे मान लीजिए अगर ये पूछ लिया कि पानीपत के प्रथम युद्ध का वर्णन कीजिए, तो सबसे पहले एक पैराग्राफ में उसकी भूमिका लिखें। फिर इसके बाद में कारण, तो 5-7 जो भी कारण है उसको पॉइंट वाइज लिखें। फिर लिखें घटनाएं, तो घटनाओं को भी पॉइंट वाइज बताएं। और फिर परिणाम, तो वो भी बिंदुवार पॉइंट वाइज बताएं। इसमें याद करने में भी सुगमता होगी, उन्हें पॉइंट याद कर लेंगे। और बाकी जो अंदर का वर्णन है उसको व्याख्यात्मक ढंग से ले लें। और कोशिश करें कि अच्छी भाषा में और कम शब्दों में ज्यादा बात लिखें। ये आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इतिहास बहुत विस्तृत हो जाता है। तो बिंदुवार लिखेंगे तो याद रहेगा। अच्छा, पानीपत का युद्ध इतने सन में हुआ था, ये कारण इसमें 5 हैं, 5 पॉइंट याद हैं, घटनाएं में ये बिंदु हैं, और परिणाम में इतने बिंदु हैं। तो उस ढंग से फिर अगर रूपरेखा याद है तो फिर वर्णन करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर शुरू से आखिर तक पूरा निबंधात्मक ढंग से याद करेंगे तो वो रटेंगे, तो वो रटने से काम नहीं चलता। वो उसका कारण ये है कि कई परीक्षा में आ गया कि उसके केवल घटनाओं का वर्णन करिए, तो फिर वो बीच में से कहां से छांटते फिरेंगे। समझ के अगर पढ़ा है तो कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं। तो यही कि इतिहास को पहली बार तो रोचक विषय मान के चले, बोझ न मान करके चले। दूसरा, उसको समझ के पढ़े, पहले एक बार पूरा समझ लें और कंसेप्ट क्लियर कर लें। जो समझ के पढ़ता है वो देर तक याद रहता है, रटा हुआ बहुत जल्दी भूल जाता है। और रटे हुए में फिर जोड़ने घटाने की स्थिति नहीं बनती है। समझे हुए में कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं। और नोट्स बना के पढ़े, केवल डायरेक्ट किताब से पढ़ने की जगह उसको नोट्स में बनाए। और नोट्स में ये भी देख करके चले कि पिछला में किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। और दूसरी बात यह है कि सूक्ष्म अध्ययन करें और विस्तृत अध्ययन करें। सूक्ष्म करेंगे तो जो छोटी छोटी बातें वस्तुनिष्ठ के रूप में आती हैं उनका उत्तर लिख पाएंगे। और विस्तृत करेंगे तो गहरी से गहरी और व्यापक से व्यापक चीज भी वो अभिव्यक्त कर पाएंगे। इतिहास में कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप सोचो कि कोई छोटी गाइड से पढ़ के कुछ 2-4 पन्ने पढ़ के एक चैप्टर तैयार कर ले, नहीं। अच्छे स्तर की टेक्स्ट बुक्स पढ़े, रेफरेंस बुक्स पढ़े, और एक चैप्टर को जितनी ज्यादा किताब में से पढ़ सकते हैं पढ़े। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ रहे हैं तो एक किताब तक सीमित ना रहे, क्योंकि उस किताब में कुछ बातें तो बहुत अच्छी बताई होंगी, कुछ छूट गई होंगी। आप जब दूसरी किताब पढ़ेंगे वही चीज उसी चैप्टर को, तो उसमें कुछ ऐसी बातें मिल जाएंगी जो पहली किताब में नहीं रही होंगी। पर तीसरी किताब में
वो पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ऐसी बातें मिल जाएंगी आपको जो अभी तक 2 किताबों में नहीं थी, पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। और जब तीनों को मिला के आप उसका नोट्स बनाएंगे तो आपकी नोट्स में तीनों किताबों का, पानीपत के प्रथम युद्ध का, ये तो एक चैप्टर का नाम ले रहा हूं उदाहरण के लिए, आपका पूरा सारांश आ जाएगा। तो 3 जगह का पूरा क्रीम आपके पास आ गया। सही बात है। तो वो 3 जगह का जब क्रीम आ जाएगा तो आपके पास बहुत विशेष जानकारी होगी। और जिन बच्चों ने एक एक किताब में से पढ़ रखा होगा उनसे आपका तिगुना अच्छा हो जाएगा। और प्रतियोगी परीक्षाओं का तो मतलब ही होता है अपने को अच्छे से अच्छे रूप में प्रस्तुत करना। ऐसा एमए की पढ़ाई में मैंने यही किया था। अच्छा। ज्यादा से ज्यादा किताबों से पढ़ता गया उसी चैप्टर को, और बेहतर करता गया अपने नोट्स को, और गहराई से पढ़ता गया। तो पता चला कि बहुत सारी किताबों का अच्छा क्रीम मेरे नोट्स में तैयार हो गया, और मैंने समझ भी लिया, दिमाग में भी पढ़ लिया। तो अच्छे से अच्छा उत्तर मेरा लिखा गया, तो वो निश्चित रूप से ज्यादा अंक मिले। कहते हैं ना कि जब हम थोड़ा पढ़ेंगे तो हमें थोड़ी जानकारी होगी, लेकिन इतिहास में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। एक बुक में देखिए क्या है कि इतिहास का मतलब कला, ये कला का विषय है। हाँ, और हाँ। कला मतलब आर्ट, तो पढ़ने में भी आर्ट होना चाहिए, उत्तर लिखने में भी आर्ट होना चाहिए, और अपनी बात को अभिव्यक्त करने में भी आर्ट होने चाहिए, नोट्स बनाने में भी आर्ट। गणित नहीं है ये कि 2 गुण 2 बराबर 4, अब चाहे 10 किताबें देखो यही मिलेगा, नहीं, इसमें अलग अलग ढंग से अलग अलग राइटर्स ने लिखा होगा। सही कहा आपने। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो मैं तो यही कहूंगी कि आपकी आज की जो बातें थी, हमने जो चर्चाएं करी इतिहास पे आपसे, वो सारी इतनी ज्यादा उपयोगी और इतनी अच्छी रोचक थी कि मैं तो कह रही हूँ जिन लोगों ने सुना होगा अभी और जो बाद में भी सुनेंगे वो यही कहेंगे कि अब तक तो हम सोच रहे थे कि ये जो इतिहास का विषय होता है ये बड़ा बोरिंग होता है, सन याद करने पड़ते हैं, या फिर पुरानी पुरानी बातें हैं जो हम नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन आज से उनकी सोच बदल जाएगी, वो कहेंगे कि नहीं भाई, इतिहास हमारे दैनिक जीवन में, हमारे रोज के जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा तो रोजगार में, देखिए आजकल पैसे से ही हर इंसान पैसा ही चाहता है, तो इसलिए रोजगार तो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो उसमें भी बहुत जरूरी है। तो सर जो है अपना कार्यक्रम आज का यही खत्म करते हैं, और आपसे चर्चा करके सर बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मेरे तो ज्ञान का, सर मैं बोल दूं, मेरे जो ज्ञान का दायरा था इतिहास के बारे में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, और मुझे तो और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो सर अब हम आपसे विदा चाहेंगे। जय श्री राम सर। चल, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा जी।